हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हमारी क्लासेस चल रही है हिंदी भाषा का उद्भव और उसके विकास पर, जिसमें कि हम हिंदी भाषा विज्ञान से आने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों जो परीक्षाओं की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और जो बार बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, उन सभी प्रश्नों को संपूर्ण व्याख्या के साथ पढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 68, अपभ्रंश के भेद के बारे में असत्य कथन को चुनिए। मार्कंडेय, नागर उपनागर ब्राचड़, नामवर सिंह पूर्वी पश्चिमी, याकोबी पूर्वी पश्चिमी उत्तरी दक्षिणी, तगारे पूर्वी पश्चिमी उत्तरी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है जिसमें कि आपको बताना है कि अपभ्रंश के कितने भेद, किसने अपभ्रंश के कितने भेद माने हैं। सही आंसर बताना है। मार्कंडेय को हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि उन्होंने अपभ्रंश के 3 भेद माने हैं। कौन कौन से? नागर, उपनागर और ब्राचड़। नागर जो कि गुजरात की बोली है, गुजरात की बोली है। उपनागर को हमने पढ़ा था कि राजस्थान की बोली है और ब्राचड़ सिंध की बोली है। ठीक है, अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी है तो प्लीज़ चैनल पे जाके उन क्लासेस को देखिए, जिसमें कि हमने इससे पहले 3 क्लासें भाषा विज्ञान पर कंप्लीट कर ली है। नामवर सिंह ने भी अपभ्रंश के 2 भेद माने हैं। कौन कौन से? पूर्वी और पश्चिमी, ये राइट है इसमें। याकोबी ने अपभ्रंश के 4 भेद माने हैं। कौन कौन से? पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी। ठीक है। तगारे ने भी अपभ्रंश के 3 भेद माने हैं। कौन कौन से? पूर्वी, पश्चिमी, उन्होंने उत्तरी नहीं माना, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी। ये 3 भेद किसने माने हैं? तगारे ने। तो इसमें असत्य कौन सा है? ऑप्शन डी, तगारे ने अपभ्रंश के 3 भेद माने हैं, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी। याद रखना है, मार्कंडेय, नामवर सिंह, याकोबी और तगारे जिन्होंने अपभ्रंश के भेदों के बारे में बताया है। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो याद रखना। नेक्स्ट, किसके अनुसार अपभ्रंश का नाम पहल बल्बी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ हर परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि अपभ्रंश का नाम पहल बल्बी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। एक प्रश्न तो यही बन गया कि अपभ्रंश का नाम सबसे पहले कहाँ मिलता है? तो बल्बी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में। आपको बताना है कि किसके अनुसार? आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनीति कुमार चटर्जी, धीरेन्द्र वर्मा। सही आंसर बताना है। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, आचार्य शुक्ल के अनुसार अपभ्रंश का नाम सबसे पहले बल्बी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उन्होंने, किसने? राजा धारसेन द्वितीय ने, जिसमें उन्होंने अपने पिता, यहाँ लिख देती हूँ, अपने पिता गुहसेन को उन्होंने संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। तीनों का कवि कहा। एक सेकेंड, तीनों का कवि कहा किसने? बल्बी के राजा धारसेन द्वितीय ने अपने पिता गुहसेन को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। ठीक है, याद रखना है किसके अनुसार? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट, अवट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? अवट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? यह भी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। पतंजलि, ज्योतिश्वर ठाकुर, विद्यापति या सुनीति कुमार चटर्जी। तो हमने पढ़ा था कि पतंजलि के महाभाष्य में अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रमाणिक प्रयोग मिलता है। पिछली क्लास में हमने इस पर चर्चा की थी कि पतंजलि के महाभाष्य में
महाभाष्य में अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रमाणिक प्रयोग मिलता है किसके? पतंजलि के महाभाष्य में। ठीक है, हमसे पूछा गया अवट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो वो किया ऑप्शन बी, ज्योतिश्वर ठाकुर ने अपनी रचना वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर ने अपनी रचना वर्ण रत्नाकर में अवट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है। ठीक है, याद रखना है। और अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस में मिलता है? तो पतंजलि के महाभाष्य में। और अवट शब्द का प्रयोग तो ज्योतिश्वर ठाकुर के वर्ण रत्नाकर में। याद रखना है। विद्यापति ने कृतिलता की भाषा को, हमने पढ़ा था कि कृतिलता की भाषा को उन्होंने अवट कहा है। किसने? विद्यापति ने। जो कृतिलता की भाषा है उसको विद्यापति ने अवट कहा है। ठीक है, याद रखना है। सुनीति कुमार चटर्जी पे हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी कि उन्होंने अवट को अपभ्रंश और जो पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी कहा है। किसने? सुनीति कुमार चटर्जी ने अवट को अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी कहा। है किसने? सुनीति कुमार चटर्जी ने। अपवट को अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी किसने कहा? सुनीति कुमार चटर्जी ने। विद्यापति ने अपनी कृतिलता की भाषा को अवट कहा है। और अवट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ज्योतिश्वर ठाकुर के वर्ण रत्नाकर में मिलता है। अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। सारे इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, परीक्षाओं की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ब्रज भाषा किस अपभ्रंश से विकसित है? ब्रज भाषा किस अपभ्रंश से विकसित है? सही आंसर बताना है। शौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, पैशाची। यहाँ पे अर्धमागधी आएगा, अर्ध। ठीक है, अर्धमागधी या पैशाची। शौरसेनी ब्रज भाषा किस अपभ्रंश से विकसित है? तो ऑप्शन ए, शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित है। कैसे? शौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत इसमें आती है 3 उपभाषाएं। कौन कौन सी? पश्चिमी हिंदी, दूसरी है राजस्थानी हिंदी और तीसरी है गुजराती। ये 3 उपभाषाएं किसके अंतर्गत आती हैं? तो शौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत। और इसमें पश्चिमी हिंदी जो उपभाषा है उसके अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं। कौन कौन सी 5 बोलियां? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती है। ब्रज भाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी, बुंदेली और हरियाणवी। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया है कि ब्रज भाषा किस अपभ्रंश से विकसित है? तो ब्रज भाषा जो बोली है वो पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है। और पश्चिमी हिंदी किससे निकली है? तो ऑप्शन ए, शौरसेनी अपभ्रंश से निकली है। याद रखना है, शौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी विकसित हुई जो कि उपभाषाएं हैं। और पश्चिमी हिंदी उपभाषा से ये 5 बोलियां निकली है। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट, पाणिनि किस भाषा के व्याकरणकर्ता थे? इस प्रश्न पे हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी। अगर आपने वो क्लासेस देखी है तो इसका आंसर अभी तक आपके माइंड में आ गया होगा कि पाणिनि किस भाषा के व्याकरणकर्ता थे। तो वो ऑप्शन ए, लौकिक संस्कृत भाषा के व्याकरणकर्ता थे, क्योंकि उन्होंने लौकिक संस्कृत में अष्टाध्यायी ग्रंथ लिखा जो कि लौकिक संस्कृत भाषा में था।
पाणिनि का अष्टाध्यायी। इसके अलावा लौकिक संस्कृत में रामायण, महाभारत, पुराण आदि भी लिखे गए हैं। वैदिक संस्कृत हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी कि जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है उसके अंतर्गत लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत आती है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत, जिसमें वैदिक संस्कृत में जो संसार का सबसे प्राचीन ग्रंथ है ऋग्वेद, उसकी रचना किस में हुई है? तो वैदिक संस्कृत में ही। ऋग्वेद जो संसार का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, सबसे प्राचीन ग्रंथ है, ठीक है, याद रखना है उसकी रचना किस में हुई है? वैदिक संस्कृत में। इसके अलावा ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, संहिता, इन सब की रचना भी वैदिक संस्कृत में हुई है। लौकिक संस्कृत में जो पाणिनि का अष्टाध्यायी ग्रंथ है वो लिखा गया। इसके अलावा रामायण, महाभारत, पुराण आदि की जो रचनाएं हैं वो लौकिक संस्कृत में ही हुई है। पाली हमने पढ़ा कि जिसमें बौद्ध साहित्य की रचना हुई। बौद्ध साहित्य की रचना किसमें हुई? तो पाली में। और प्राकृत में जैन साहित्य की सर्वाधिक रचना हुई। जैन साहित्य की सर्वाधिक रचना, ठीक है, याद रखना है। लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत दोनों किसके अंतर्गत आते हैं? तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं को दो भागों में विभाजित किया गया था, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। इसके बाद आई मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, जिसकी 3 अवस्थाएं निकली थी, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। इन सब पे हमने पिछली क्लास में चर्चा की है। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो प्लीज़ चैनल पर जाके उन क्लासेस को देखिए। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है इसमें। नेक्स्ट, असत्य कथन को चुनिए। हिंदी भाषा उद्भव, विकास और रूप डॉक्टर हरदेव भारी। हिंदी व्याकरण कामता प्रसाद गुरु। हिंदी भाषा का इतिहास डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। और हिंदी भाषा की उत्पत्ति डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। हिंदी भाषा के ग्रंथ दिए गए हैं और उनके विद्वान, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। हिंदी भाषा उद्भव, विकास और रूप डॉक्टर हरदेव भारी की है, इसमें ये सही है। हिंदी व्याकरण कामता प्रसाद गुरु का है, हमने इसको कई बार पढ़ लिया है। हिंदी भाषा का इतिहास डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी इसमें गलत है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का ग्रंथ नहीं है, तो किसका है? तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति महावीर प्रसाद द्विवेदी का ग्रंथ है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का ग्रंथ है कौन सा? हिंदी भाषा की उत्पत्ति। और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का ग्रंथ कौन सा है? तो उनका ग्रंथ है हिंदी भाषा का इतिहास। हिंदी भाषा का इतिहास, ठीक है, याद रखना है। हिंदी भाषा से संबंधित ये सारे ग्रंथ हैं। हिंदी भाषा उद्भव, विकास और रूप डॉक्टर हरदेव भारी का। हिंदी व्याकरण कामता प्रसाद गुरु का। हिंदी भाषा का इतिहास डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। और हिंदी भाषा का इतिहास डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का भी है। और हिंदी भाषा की उत्पत्ति किसकी है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का ग्रंथ है। जो सारे ग्रंथ ये है वो किससे संबंधित है? हिंदी भाषा के उद्भव और विकास या हिंदी भाषा के विकास से संबंधित सारे ग्रंथ हैं। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, परीक्षाओं में पूछा जाते रहे हैं बार बार। हरदेव भारी ने वैदिक स्वरों की संख्या कितनी मानी है? वैदिक स्वरों की संख्या कितनी मानी है? अगर आपने पिछली क्लासेस देखी है तो इसका आंसर अभी तक आपके माइंड में आ गया होगा। हरदेव भारी ने वैदिक स्वरों की संख्या कितनी मानी है? 13, 11, 12, 14। हमने पढ़ा था कि वैदिक संस्कृत में 52 ध्वनियां या वर्ण माने जाते हैं। वैदिक संस्कृत में 52 ध्वनि या वर्ण माने जाते हैं, ठीक है, जिनमें से विद्वानों ने 39 तो व्यंजन माने हैं। ये फैक्ट याद रखने वाले हैं, बार बार परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं। 13 स्वर माने हैं विद्वानों ने। विद्वान कौन कौन से? कि धीरेन्द्र वर्मा, उदय नारायण तिवारी, इन सब ने
इन सब ने वैदिक संस्कृत में जो वर्ण या ध्वनियाँ हैं उनकी संख्या 52 मानी है, जिसमें उन्होंने 39 तो व्यंजन माने हैं, 13 स्वर माने हैं। धीरेन्द्र वर्मा, उदय नारायण तिवारी, ये इन विद्वानों ने। ठीक है, हमसे पूछा गया है कि हरदेव बारी ने वैदिक स्वरों की संख्या कितनी मानी है, तो यहाँ पे 13 स्वर माने हैं लगभग विद्वानों ने। हरदेव बारी ने वैदिक स्वरों की संख्या कितनी मानी है, तो ऑप्शन डी उन्होंने 14 मानी है। तो ये याद रखने वाला तथ्य है कि 14 वैदिक स्वर किसने माने हैं, तो डॉक्टर हरदेव बहारी ने। ठीक है, याद रखना है। बाकी विद्वानों ने 13 स्वर माने हैं वैदिक संस्कृत में 13 स्वर माने हैं, बाकी सब विद्वानों ने। हरदेव बारी ने 14 माने हैं, याद रखना है। दोहा या दुहा किस भाषा का लोकप्रिय छंद रहा है? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवधी। हर बार लगभग परीक्षाओं में किसी न किसी तरीके से ये प्रश्न पूछा जाता रहा है। पीजीटी हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे नेट हो, जेआरएफ हो। ठीक है, नेट में 2-3 बार प्रश्न पूछा गया है ये। दोहा या दुहा किस भाषा का लोकप्रिय छंद रहा है? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश या अवधी। तो हमने इस प्रश्न पे कई बार चर्चा की है। ऑप्शन सी अपभ्रंश भाषा का लोकप्रिय छंद रहा है। कौन सा? दोहा या दुहा के नाम से। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट, सामी हामी भाषा परिवार किस भाषाई भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? सामी हामी भाषा परिवार के बारे में हमने पिछली क्लासों में लगभग चर्चा कर ली है। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि सामी हामी भाषा परिवार किस भाषाई भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। थोड़ा अलग प्रश्न है, तो अब सही आंसर बताना है। प्रशांत महासागरीय भूखंड, यूरेशिया भूखंड, अमेरिका भूखंड या अफ्रीका भूखंड, आपको बताना है। हमने पढ़ा था कि विश्व में लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती है। यहाँ लिख देती हूँ, विश्व में लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती है। ठीक है, उन 3000 भाषाओं को 4 भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। भाषाई भौगोलिक क्षेत्रों में 3000 भाषाएं बोली जाती है। जिन्हें 4 भाषाई भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया। 4 भौगोलिक भाषाई क्षेत्र। चार भाषाई भौगोलिक क्षेत्र में विभाजित किया गया। किसे? विश्व में लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती है, जिनको 4 भाषाई भौगोलिक क्षेत्र में विभाजित किया गया। तो वो 4 भाषाई भौगोलिक क्षेत्र कौन कौन से हैं? प्रशांत महासागरीय भूखंड, यूरेशिया भूखंड, अमेरिका भूखंड और अफ्रीका भूखंड। ठीक है, 4 भाषाई जो भौगोलिक क्षेत्र है उनको 18 शाखाओं में विभाजित किया गया। 18 शाखाओं में विभाजित किया गया उनको। ठीक है, प्रशांत महासागरीय भूखंड जिसके अंतर्गत कितनी शाखाएं आती है? तो इसके अंतर्गत 4 शाखाएं आती है। यूरेशिया भूखंड जिसके अंतर्गत 10 शाखाएं आती है। अमेरिका भूखंड जिसके अंतर्गत 1 शाखा और अफ्रीका भूखंड जिसके अंतर्गत 3 शाखाएं आती है। ठीक है, तो 10, 11, 11, 3, 14, 14, 4, 18 शाखाएं। ठीक है, हमने पढ़ा 18 शाखाओं में विभाजित किया गया है। इनमें यूरेशिया भूखंड जो कि सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है भाषा के आधार पर, क्योंकि इसे 10 शाखाओं में बांटा गया है। इसमें 10 शाखाएं हैं और इसी के अंतर्गत आता है सामी हामी भाषा परिवार। तो ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर है। और ये भी याद रखने वाला तथ्य है कि यूरेशिया भूखंड सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है। सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र भाषा का।
भाषा का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र कौन सा है? तो वो है यूरेशिया भूखंड और सामी हामी भाषा परिवार इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, आप मेरे व्याख्यान को ध्यान से सुनिए, लिखा हुआ इतना सही से नहीं लिखा जा रहा है इस पे, तो ध्यान से सुनिए, आपको सारे प्रश्न अच्छे से समझ आएंगे कि हमने क्या पढ़ा कि विश्व में लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती है और उन्हें 4 भाषाई भौगोलिक क्षेत्र में विभाजित किया गया है। कौन कौन से भौगोलिक क्षेत्र? प्रशांत महासागरीय भूखंड, यूरेशिया भूखंड, अमेरिका भूखंड और अफ्रीका भूखंड। ठीक है, और इन 4 भाषाई जो भौगोलिक क्षेत्र हैं उनको 18 शाखाओं में विभाजित किया गया है, जिनमें से 10 शाखाएं यूरेशिया भूखंड के अंतर्गत आती हैं, 4 शाखाएं प्रशांत महासागरीय भूखंड के अंतर्गत आती है, 1 शाखा अमेरिका भूखंड और 3 शाखाएं अफ्रीका भूखंड के अंतर्गत आती है। तो हमने देखा कि यूरेशिया भूखंड के अंतर्गत 10 शाखाएं आती है और यह सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र माना जाता है भाषा का। और हमसे पूछा गया है कि सामी हामी भाषा परिवार किस भाषाई भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन बी, यूरेशिया भूखंड के अंतर्गत ही सामी हामी भाषा परिवार आता है। और हमारे हमने जो पढ़ा पिछली क्लास में और हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो यही है, यूरेशिया भूखंड, जिसके अंतर्गत ही बारोपीय भाषा परिवार आता है, जिसमें हमारी भारतीय आर्य भाषाएं जहाँ से शुरुआत होती है, इसी के अंतर्गत द्रविड़ भाषा परिवार आता है। तो ठीक है, हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है, कौन सा? यूरेशिया भूखंड, जिसके अंतर्गत 10 शाखाएं आती है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक का माना जाता है? ठीक है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक का माना जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी, सही आंसर बताना है। हमने पढ़ा था 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक का जो काल है वो है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। ठीक है, 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी का काल तो जो काल था वो था मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। ठीक है, 1000 ईस्वी से अब तक या आज तक का जो समय है वो आता है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। और 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक का जो समय है वो माना गया है अवट का। ये समय किसका माना गया है? अवट का समय माना गया है। ठीक है, याद रखना है। तो हमसे क्या पूछा गया कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कौन सा है? तो ऑप्शन सी, 1000 ईस्वी से जो आज तक का काल है वो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल है। ठीक है, चारों अवस्थाएं, जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है वो 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक का है। प्राचीन भारतीय जो आर्य भाषा है वो 500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक का काल है। ठीक है, और 900 ईस्वी से जो 1100 ईस्वी तक का समय है वो किसका माना गया है? अवट का। ठीक है, याद रखना है। अगर आप हमारी ये सारी क्लासेस देखेंगे तो हिंदी भाषा विज्ञान के जो भी सारे इम्पोर्टेंट तथ्य हैं, और इम्पोर्टेंट तथ्य क्या, हमारा टारगेट यही है कि हम प्रश्नोत्तरी के माध्यम से ही हर टॉपिक को कवर कर लें, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। एक भी प्रश्न नहीं बचेगा इसमें, या एक भी तथ्य नहीं बचेगा जो आपको याद ना हो। और मेरे समझाने का तरीका भी यही है कि आपको एक एक प्रश्न यही क्लास में ही याद हो जाए। ठीक है, तो प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट, खड़ी बोली हिंदी का पूर्व रूप है मागधी, अवट, अर्धमागधी और महाराष्ट्री। पूछा गया खड़ी बोली हिंदी का पूर्व रूप, तो मागधी, अवट, अर्धमागधी या महाराष्ट्री? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, अवट। अवट को खड़ी बोली हिंदी का पूर्व रूप माना जाता है। कैसे? अवट जिसका समय माना गया है 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक का जो काल है, जो समय है, उसे अवट के अंतर्गत रखा गया है। हमने पढ़ा था कि जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, उसके अंतर्गत हमने पढ़ी थी 3 अवस्थाएं।
पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ये 3 अवस्थाएं हैं। और अपभ्रंश के जो बाद के समय था वो अवट के रूप में आया कि अपभ्रंश का जो समय था उसके बाद का जो समय निकला वो अवट, जिसका समय 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक का माना गया है। ठीक है। उसके बाद आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं निकली, जिसके अंतर्गत खड़ी बोली विकसित हुई। तो खड़ी बोली का जो पूर्व रूप है वो कौन सा माना गया? तो ऑप्शन बी अवट माना गया, क्योंकि मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के बाद का जो समय है वो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के रूप में विकसित हुआ और उसी से खड़ी बोली विकसित हुई। तो खड़ी बोली का पूर्व रूप माना गया अवट को, याद रखना है। नेक्स्ट, खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जनपदीय हिंदुस्तानी, वर्नाकुलर हिंदुस्तानी, कोरवी या इनमें से कोई नहीं? खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया? सही आंसर बताना है कोरवी। राहुल संस्कृत्यायन ने खड़ी बोली के लिए कोरवी शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि कोरवी के क्षेत्र को पहले कुरु जनपद कहते थे और इसी के आधार पर इसको कोरवी कहा गया। किसने कोरवी शब्द का प्रयोग किया? राहुल संस्कृत्यायन ने खड़ी बोली के लिए कोरवी शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि कोरवी के क्षेत्र को पहले कुरु जनपद कहते थे और इसी आधार पर इसे कोरवी कहा गया। हमसे पूछा गया कि सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया? तो ऑप्शन ए, सुनीति कुमार चटर्जी ने खड़ी बोली के लिए जनपदीय हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किया, याद रखना है। नेक्स्ट, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? 2, 3, 4, 5। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? तो सही आंसर है इसमें ऑप्शन डी, हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। कौन कौन सी 5 उपभाषाएं हैं? कौन कौन सी? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, एक सेकेंड, राजस्थानी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी और 5वीं कौन सी है? पहाड़ी हिंदी। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5। तो हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? 5 उपभाषाएं हैं। पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी जो कि शौरसेनी अपभ्रंश से निकली है। शौरसेनी अपभ्रंश से कौन सी निकली है? अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी निकली है। पूर्वी हिंदी अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है। लिख रही हूँ मैं, पर आप मेरे व्याख्यान को ध्यान से सुनिए तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि मैं क्या लिख रही हूँ। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी निकली है। बिहारी हिंदी किससे निकली है? तो यह मागधी अपभ्रंश से निकली है। मागधी अपभ्रंश से निकली है बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी निकली है खस अपभ्रंश से। खस अपभ्रंश से कौन सी निकली है? तो पहाड़ी हिंदी। ठीक है, इन अपभ्रंशों से ये हिंदी की 5 उपभाषाएं निकली है। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी, याद रखना है। हिंदी के अंतर्गत मुख्यतः कितनी बोलियां हैं? 17, 25, 18, 9। इस शब्द को ध्यान से देखना है कि पूछा है हिंदी के अंतर्गत मुख्य कितनी बोलियां हैं या मुख्यतः कितनी बोलियां हैं। ठीक है, बताना है सही आंसर। 17, 25, 18, 9। हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां हैं मुख्यतः? तो सही आंसर है ऑप्शन ए। अगर पूछा जाए कि हिंदी के अंतर्गत मुख्य कितनी बोलियां हैं तो 17, और अगर
प्रश्न इस हिसाब से पूछा जाए कि हिंदी के अंतर्गत सामान्यतः कितनी बोलियां हैं, तो ऑप्शन आएगा 18। सामान्यतः पूछा जाए कि हिंदी के अंतर्गत सामान्यतः कितनी बोलियां हैं, तो 18 है। और मुख्यतः पूछा जाए तो 17 बोलियां हैं। कैसे? सही आंसर ये सर्वमान्य मत से हिंदी के अंतर्गत 17 बोलियां मानी जाती है। ठीक है, सर्वमान्य मत से अगर पूछा जाए तो हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां हैं, तो वो है 17। कैसे? हमने पढ़ा पिछले प्रश्न में कि हिंदी के अंतर्गत कितनी उपभाषाएं हैं, तो हमने पढ़ा था कि इसमें 5 उपभाषाएं मानी गई है। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। ठीक है, ये 5 उपभाषाएं मानी गई है। और इनके अंतर्गत कितनी कितनी बोलियां विकसित हुई हैं, तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां, राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत 4 बोलियां, पूर्वी हिंदी से 3 बोलियां विकसित हुई है, बिहारी हिंदी से भी 3 बोलियां विकसित हुई है और पहाड़ी हिंदी से 2 बोलियां विकसित हुई है। तो कितनी हो गई? 5 4 9 6 15 16 17। ठीक है, तो हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां हैं, तो 17 बोलियां मानी गई है। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत 2 बोलियां गढ़वाली और कुमाऊनी मानी गई है, लेकिन कुछ विद्वान इसके अंतर्गत नेपाली को भी रखते हैं। तो यहाँ लिख देती हूँ, गढ़वाली, कुमाऊनी ये 2 बोलियां पहाड़ी हिंदी से विकसित हुई है, जिसको शामिल करने से हमारी बोलियां कितनी मानी गई है? 17। और कुछ विद्वान इसके अंतर्गत किसे को रखते हैं? कुछ विद्वान इसमें एक नेपाली को भी जोड़ते हैं। तो हमारी बोलियां कितनी हो जाती है? 18। ठीक है, तो प्रश्न अगर पूछा जाए सर्वमान्य मत से हिंदी की कितनी बोलियां हैं, तो 17। और अगर इस पे जवाब देके पूछा जाए कि हिंदी के अंतर्गत सामान्यतः कितनी बोलियां बोली जाती है, तो वो ऑप्शन आएगा 18, क्योंकि इसमें एक और नेपाली को भी जोड़ दिया गया है। किसके अंतर्गत? पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट तथ्य है, याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। पश्चिमी हिंदी से 5 बोलियां विकसित हुई, राजस्थान हिंदी से 4 बोलियां विकसित हुई, पूर्वी हिंदी से 3 बोलियां विकसित हुई, बिहारी हिंदी से 3 और पहाड़ी से 2 और नेपाली को जोड़ने पर इसमें 3 बोलियां हो जाती है। ठीक है, याद रखना है। तो चलिए, आज की क्लास में इतना ही। भाषा विज्ञान के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न अभी तक कंप्लीट नहीं हुए हैं। वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए बाकी के प्रश्नों को हम कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे। अगर आप सबको क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, कमेंट करना। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।